हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। अब वेक्टर का सवाल है, इसकी शक्ल जरूर आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री टाइप का लग रहा है, लेकिन सवाल वेक्टर से करेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। तो कल चूंकि आप लोगों की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि आप लोगों को ठीक ठाक पता है आ रहा, तो आज का सवाल थोड़े कठिन है ना, थोड़े अच्छे सवाल हैं। तो ये बेटा है, लिया है कंडीशन। ऑनलाइन वाले बच्चों एक्टिव हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, बोर्ड दिखाई पड़ रहा है बेटा। तो अभी हम समझाए क्या है जो समझ में आएगा? बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा इको कर रहा है। आवाज़ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, आवाज़ कम करो। क्लास में बच्चे कम है ना, तो इसीलिए अब आवाज़ गूंज रही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। लेना अंदर क्या करो, बाहर रखा करो उसको। हाँ देखिए भाई साहब, ऑनलाइन वालों देखो आवाज़ का क्या स्टेटस है। हाँ भैया बताइए, आवाज़ का क्या स्टेटस है? क्लियर नहीं आ रही आपकी। हमारी आवाज़ ही नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है ना, नाराज मत होइए, ठीक है, थोड़ा क्लियर करो भाई। आप बताइए। आप बताइए, अब क्लियर है? सही आ रही है। अभी भी दिक्कत है बेटा? हाँ देख, ठीक हो गया भाई देख लो, बाद में अभी बीच में तुम यहाँ बैठे रहना थोड़ी देर, ठीक है है ना बेटा? बताओ आवाज़ क्लियर आ रही है कि हम आगे बढ़ें? ठीक, ओके। तो बेटा ये सवाल है, कल हम जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सही लग रही थी गलती से, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम आपको कराना चाहिए, तो इस वजह से मैं थोड़ा अच्छे प्रॉब्लम का कलेक्शन लाया हूँ आज। आप प्रॉब्लम टफ नहीं है लेकिन अच्छे प्रॉब्लम है, ठीक है? तो लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है, सॉल्यूशन देख के आपको भी लगेगा बहुत आसान सवाल। आइए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक रियल कांस्टेंट है, एबीसी वेरिएबल एंगल्स है और ये क्राइटेरिया दिया। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, पी वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ दिस आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 4 के कैप। यह आपका पी वेक्टर मैंने मान लिया, और आपका क्यू वेक्टर मैंने मान लिया tan ए आई कैप प्लस tan बी जे कैप प्लस tan सी के कैप, ये मैंने मान लिया। अब ये मैंने किस बेसिस पे माना, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस बेसिस पे माना कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो यही रिलेशन आ जाए। तो देखिए, अगर इन P और Q का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें यही रिलेशन मिल जाएगा। आइए आपको निकाल के दिखाते हैं। P डॉट Q क्या होगा बताइए? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 tan ए प्लस ए tan बी। डॉट प्रोडक्ट लेना जानते हैं ना बेटा? डॉट प्रोडक्ट तो सभी बच्चे जानते ही होंगे। tan सी, यह आपका आ गया, और इसकी वैल्यू गिवन कितनी है? 6a। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 6a। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती? मॉड p मॉड q cos थीटा, और ये 6a है। क्या हुआ सर? आना तो नहीं है, ठीक है। अब p का मॉड क्या होगा? देखिए p का मॉड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4। ये आपका q का मॉड क्या होगा बेटा? tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी, ये होगा। और यहाँ पे cos थीटा, और ये आपका है 6a, ठीक है। अब ये देखो कुछ कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा? √3a है ना, और ये रूट के अंदर आपका ये आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, और ये 6a
ए और ए कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ 3 आएगा, इधर 36 आएगा, तो 12 बाई cos स्क्वायर थीटा आएगा। देख लो, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही तो आएगा बेटा। अब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, पता है ना आपको, cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो ये बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यही तो पूछा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। एक वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है, x टाइम्स वेक्टर a प्लस y टाइम्स वेक्टर b प्लस z टाइम्स वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर d। अब x y z को निकालना है ABCD के टर्म। एक ही इक्वेशन है आपके पास, 4 इक्वेशन नहीं है। कह रहा है x की वैल्यू बताओ ABCD के टर्म में। बेटा मोबाइल बाद में देखिए, है ना, मोबाइल तो ज़िंदगी भर, यही तो ज़िंदगी ख़राब कर देगा बच्चों, है ना। मोबाइल पे थोड़ा कंट्रोल करिए, तो टाइम वेस्ट होता है बेटा उससे। तो सवाल को गौर से पढ़िए, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, करिए जरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉल्यूशन एक ही 2 लाइन का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं। एक ही इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन है आपका x टाइम्स वेक्टर a, y टाइम्स वेक्टर b, z टाइम्स वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर d। अब आपसे कहा है कि x y z की वैल्यू बताइए ABCD के टर्म। अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप नहीं जान पाओ कैसे निकालोगे। एक ही क्वेश्चन है आपके पास, x निकालने के लिए ये 2 टर्म गायब होना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। अब देखिए ध्यान से देखिए, पेन रखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लीजिए। अगर इसको और इसको गायब करना चाहे तो B और C, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे B क्रॉस C से बोथ साइड। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ B क्रॉस C, अब उसका फायदा दिखा बोथ साइड। तो ये क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C और प्लस Y B डॉट B क्रॉस C और प्लस Z C डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू D डॉट B क्रॉस C। आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है? स्केलर, चूंकि हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको पता होगा ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखो x ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो A डॉट B क्रॉस C को, और ये हो जाएगा y, ये BBC। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि जब 2 वेक्टर सेम होता है तो स्केलर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, DBC। हाँ हाँ प्रभु 0 मालूम है। तो ये आपका जो है ये गया, ये गया गया। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, DBC डिवाइडेड बाई ABC। बताइए x की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, फरमाएं। ABCD के टर्म में आ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे मामला क्या है, अगर ये B वाला टर्म और C वाला टर्म गायब करना था तो आपको डॉट B क्रॉस C की। अब सुनिएगा, अब अगर A वाला और C वाला करना है ना तो डॉट C क्रॉस A करेंगे या A क्रॉस C करेंगे। अब एक बार डॉट क्या करेंगे, A B गायब करना है ना,
तो एक बार हमने बी राशि से डॉट लिया तो x आ जाएगा, इसको डॉट किया, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर जेईई एडवांस में भी पूछा जा सकता है इस टाइप के सवाल। आगे देखिए बेटा, ये वही सवाल है जो भी मैंने कराया है, देख लीजिए, उसी का ऑब्जेक्टिव सवाल किस टाइप से पूछा जाएगा। ABC भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट, ये सब अंग्रेजी में दिया, अल्फा इंटू बी, अल्फा इज टू बीटा इज टू, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यानी x निकाल, यानी अल्फा निकालोगे, बीटा निकालोगे, गामा निकालोगे, रेशियो में कर जाएगा, कुछ डिनोमिनेटर में या कहीं सेम आएगा, कहीं जगह इस टाइप से कर लोगे। ये अभी आपको बता चुके हैं। ये देखिए सॉल्यूशन भी दिया है इसमें, गिवन दैट ये दिया टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी राशि, अभी बताए थे कि नहीं आपको। तो जब बी राशि से डॉट लेंगे तो मामला ऐसा आ जाएगा, देखो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब उसमें सिमिलरली टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी क्लास एंड बीटा इतना आ जाएगा, गामा इतना आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो रेशियो पूछा गया है आपसे। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जेईई में आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा गया है, फिर आ सकता है। करिए, हम आपको एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको अब कर लेंगे आप। 1 मिनट का टाइम देते हैं हम, देख लीजिए। ये कह रहा है कि ABC रिप्रेजेंट BCCA, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए 1 मिनट का टाइम दे दें। ये जेईई एडवांस में पूछा गया है, मेन में भी आ चुका होगा, रिपीट किया हो, सिंपल क्वेश्चन। आइए, पहले यहाँ समझा देते हैं। यहाँ आप देखिए बेटा, ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ट्रायंगल ABC। तो BC वेक्टर क्या है, देखिए मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। B to C वेक्टर क्या है, A है, और C to A वेक्टर क्या है, B है, और A to B वेक्टर क्या है, C है। तो आप जानते होंगे A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, बताइएगा, नल वेक्टर, बोलो भाइयों, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में है A प्लस B प्लस C नल वेक्टर, तो पहला तो गलत हो गया, बोलो। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, ये तीनों वेक्टर जो है ट्रायंगल के प्लेन में है कि नहीं, ट्रायंगल के प्लेन में है, यानी कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, कह रहा 0 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना कि ये भी हो जाएगा। अब आगे देखिए, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, देखते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, देखिए क्या किया गया, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आप जानते हो, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए बोथ साइड, ए से क्रॉस प्रोडक्ट लो तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, देखिए यहाँ से ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा। तो अब इसको ए और सी आपस में इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ये बराबर ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये गलत छप गया है, इसके पीछे बहुत भागिए, मिसप्रिंट हो गया है वो। आगे देखिए, टेकिंग सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट विद बी बोथ साइड, बी से भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका ए क्रॉस बी आ गया, बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, और ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए आपस में बराबर है, ये कंक्लूजन निकला। अब आगे देखिए, अब बराबर है तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब कोलिनियर होंगे। डायग्राम में देखिए, क्या कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है, ए और बी क्या कोलिनियर है, बी कोलिनियर मतलब पैरेलल या एक लाइन में आ जाए, क्या कोलिनियर है कोई भी दो वेक्टर, तो ए क्रॉस बी ना 0 नहीं होगा, बी क्रॉस सी भी 0 नहीं होगा, सी क्रॉस ए भी 0 नहीं होगा। क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वो नॉन जीरो वेक्टर से है तो वो नल वेक्टर तभी आएगा जब दोनों के दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो। समझ में आ गई बात बच्चों? आगे देखिए,
तो यहाँ पे देखिए ये बराबर आ गया, तो ये नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इसीलिए क्या होगा, नॉन जीरो। और एबीसी आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया है, ये रिपीट कर सकता है। एक बार सवाल को और देख लीजिए, तो आपका देखिए मिलता जुलता ऑप्शन, जल्दीबाजी में गलती कर देगा आदमी, तो ये ऑप्शन सही है। समझ में आया, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब कोलिनियर, कोई भी दो कोलिनियर नहीं। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करिए। जो भी सवाल आज लाए गए हैं वो काफी अच्छे सवाल हैं। कठिन बिल्कुल नहीं है, बस जो आप क्लास 12th में 11th में पढ़े हो वही है। ए दिया है, ए डॉट बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, बी की वैल्यू बतानी है। अब अगर आप बी मान लोगे ना कि लेट बी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस, कर सकते हो ऐसे भी, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करेंगे। बी को अज्यूम कर लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इधर देखिए आ गया सॉल्यूशन। ये आपको गिवन है, देखिए ए क्रॉस बी दिया गया, मैंने वही कॉपी कर लिया। अब दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ए से, तो आपका ऐसा आ जाएगा, देखिए दोनों साइड मैंने ए से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो ऐसा आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े हो ना, दूर वाले से डॉट माइनस नजदीक वाले से डॉट पढ़े हो ना, तो ए डॉट बी बचा क्या, ए डॉट ए बचा क्या, बी, और आप ए की वैल्यू दी गई है, सवाल में ए की वैल्यू गिवन है, आपने रख दिया वहां पे वैल्यू, ये आपका आ गया। आप देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, और ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और ए वेक्टर दिया है तो उसका मॉड का स्क्वायर निकाल लोगे, रखोगे तो आपका ऐसा आ गया। जब अच्छा इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो ले लोगे, कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट का शॉर्टकट भी सिखाया था आपको कि जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सके। तो आपसे बी की वैल्यू पूछी गई है, बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको करने के और भी ऊपर, पहला रास्ता क्या था कि बी को आप क्या मान लेते एक्स, तो दूसरा रास्ता क्या था कि आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कि किसका किसका डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है, पहले इसको देखो, है ना। इस तरीके से आप मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन वाले मेथड से भी कर सकते थे, एक रास्ता ये भी है। आगे देखिए भैया, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रुड़की में आया है बहुत पहले 96 वगैरह में, लेकिन ये इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है। ये आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है, जेईई मेन में भी, एडवांस में। अगर कठिन पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ या 2 मिनट का, जो भी आप दें, काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ए एक यूनिट वेक्टर है और बी एक नॉन जीरो वेक्टर है, नाम पैरेलल टू ए और बी कोलिनियर नहीं है, पैरेलल नहीं है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। ट्रायंगल के 2 साइड इससे इससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो तीनों एंगल बताना है ना। थोड़ा ट्राई करिए, हम तो बताएंगे ये सॉल्यूशन। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। रुड़की में पूछा गया है 1996 में, शायद आप तब उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, पता नहीं, जो भी है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। हाँ भैया ऑनलाइन वालों आप भी लगे रहो और जरा बताओ फटाफट से क्या आ रहा है। देख लीजिए पहले,
ये ट्रायंगल है ना, एक साइड ये एक साइड ये, इसको हम मान लेते हैं पी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं क्यू वेक्टर, थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए। ये मैंने मान लिया। तो एक साइड जो है पी वेक्टर है और एक साइड है क्यू वेक्टर। ये आपको दिया गया है सवाल में। पढ़िए सवाल, कह रहा है ट्रायंगल के दो साइड को ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए सवाल का ट्रिक देखिए ध्यान से। इसको P मान लिया गया है, इसको Q मान लिया गया, अभी पिछले पेज पे माने थे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो देखिए क्या आएगा, A क्रॉस B डॉट B, तो क्या हो जाएगा A B B, और A डॉट B बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा A B A, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। गौर से देखिए। अरे भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर सेम होता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो 0 हो गया, इसका मतलब P और Q परपेंडिकुलर है। समझ गए? अब पीछे लौटिए, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब मामला ऐसा है, ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है और एक साइड ऐसे है, ये 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? अब बाकी आपको समझ में आ गया, बाकी दो एंगल का जोड़ कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। वही बताना भाई, देखिए आगे क्या करते हैं। नाउ कंसीडर, अब ये Q आपको किसको माने थे? देखिए Q को ऐसे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे A डॉट A की वैल्यू, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना, 1। ए भगवान, 1 मान सकते हैं। और चूंकि A यूनिट वेक्टर दिया है, देखो लेट A भी A यूनिट वेक्टर, समझ गए? तो A यूनिट वेक्टर है तो 1 की जगह लिख सकते हैं A डॉट A। अब ऐसा लिखने का फायदा क्या है? ये ऐसा लिखने का फायदा ये है कि ये बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा भी है ये यूनिट वेक्टर। अब आगे देखिए, दूर से डॉट A डॉट A बचा क्या? अभी नजदीक से डॉट बचा क्या? A। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखिए, अब इसको दोनों तरफ मोड़ लेंगे। अब हम इसमें और इसमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे। मोड़ लीजिए, पहले का मोड़ दूसरे का मोड़ साइन। ये पता है, ये चीज पता है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, A क्रॉस B है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। मालूम है ये चीज? तो जो है B क्रॉस A है, देखिए A विल बी परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A। जो A और B का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, A के भी परपेंडिकुलर होगा, और तो ये परपेंडिकुलर है तो साइन 90 डिग्री। समझ गए? अब आइए देखिए, ये यूनिट वेक्टर है तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? 1। तो ये कितना बचा? B क्रॉस A का मोड। B क्रॉस A का मोड हो चाहे A क्रॉस B का मोड हो, सेम होता है कि अलग होता है? सही बताइए भैया, पक्का है? तो देखिए Q का मोड क्या पाया गया? देखिए आपका ट्रायंगल क्या था? देखिए मैं ट्रायंगल बना दूं पहले। मैंने बोला था ना ये अच्छा सवाल है, कभी भी आ सकता, कठिन नहीं है। आपका ट्रायंगल ये था, ये आपका वेक्टर कौन सा था? P था ना, कहीं P किसी को ले दो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों एंगल बताना। P का मोड कितना था बताए? P ये था आपका, P ये था ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √3 बाई मोड ऑफ A क्रॉस B। बोलिए भाई। और दूसरा Q का मोड कितना आया? फरमाइए। मोड ऑफ A क्रॉस B। और अगर इसको हम थीटा मान लें तो tan थीटा क्या होगा बताइए? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 60। समझ में आ गई बात ना बेटा? तो ये जेईई एडवांस में भी रिपीट कर सकता है, मेन में भी आ सकता है कुछ। काफ़ी ठीक सवाल था, है ना? जब तक ये ट्रिक आपको मैच नहीं करेगी, मतलब क्लिक नहीं करेगी कि इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तब तक आप कर नहीं पाएंगे आसानी से। तो चूंकि कल आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो आज इसीलिए अच्छे सवाल लेके आए, ताकि आपको और अच्छे सवाल मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे एक थ्योरम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर आगे चलते हैं। इस थ्योरम पे कठिन पेपर बनेगा तो सवाल जरूर आएगा। वो थ्योरम क्या है देखिए।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टू डायमेंशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टू डायमेंशन। अब जरा आप लिखिए इसको, मैं बोलता हूं आप लिखिए। कंसीडर, देखिए, कंसीडर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स consider two non-zero non-collinear vectors in a plane. अच्छा, मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, देखिए। टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, सही है गलत है? टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। देखो बेटा, दो वेक्टर है ना, सुनिएगा ध्यान से, पहले बात सुनिए। तो इनको आप पास में लाओगे या पास में लाओगे ना, कोई भी एंगल, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो उनसे एक प्लेन बन जाएगा हमसे। तो एक लाइन कहीं लिख लीजिए आप इसको भी। टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज फॉर्म अ प्लेन। टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज फॉर्म अ प्लेन। तो टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो वो एक प्लेन फॉर्म करते हैं। इसीलिए हमने पहले क्या लिखा, कंसीडर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लाइंग इन ए प्लेन। तो किसी ना किसी प्लेन में पड़ेंगे, अब उस प्लेन के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे जो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, दोनों इसी प्लेन में। प्लेन का कुछ नाम रख दीजिए, सिग्मा प्लेन या जो भी नाम, चिंटू प्लेन, जो भी रख सकते, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। अब अगर इसी प्लेन में, सुनिएगा बाबूजी, थ्योरम क्या है, अगर इसी प्लेन में कोई तीसरा वेक्टर हमें मानना है सी, इसी प्लेन में, इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी कोई तीसरा वेक्टर मानना है हमें, तो सी कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी। ये कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टू डायमेंशन, है ना। आपने लिखा था कंसीडर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लाइंग इन ए प्लेन, देन देखिए, देन एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, देन एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, then any vector in the plane of vectors A and B can be written as like this, can be written as like this. C is equal to x times A plus y times B, where x and y are scalar numbers, real numbers हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आइए। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ थ्री डायमेंशन देखिए क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ थ्री डायमेंशन क्या है, ठीक है। अब सुनिए, कंसीडर, देखिए, कंसीडर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, कंसीडर थ्री नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर मत लिखिएगा, तीन है तो नॉन कोप्लेनर लिखेंगे और दो है तो नॉन कोलिनियर लिखेंगे। कंसीडर थ्री नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स स्मॉल ए बी एंड सी, स्मॉल ए बी एंड सी, ठीक है। तो वो तीनों वेक्टर कहाँ लाई करेंगे, इन ए स्पेस, इन स्पेस, स्पेस में लाई करेंगे। थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, सॉरी, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स स्पेस में लाई करेंगे ना। तो अगर उसी स्पेस में कोई चौथा वेक्टर मानना है, समझ गए, तो उसको माना जा सकता है x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c। देन एनी वेक्टर in the same space, then any vector in the same space, then any vector in the same space can be written as c छोड़ो, c तो है ही, r is equal to x times a plus y times b plus z times c।
देन एनी वेक्टर इन दैट स्पेस। ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब पता नहीं इसकी प्रैक्टिस कितनी की है आपने, ये मुझे नहीं पता। फिर से मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। अगर दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, तो किसी प्लेन में लाई करेंगे। और उसी प्लेन में कोई तीसरा वेक्टर मानना चाहते हो, चाहे आर वेक्टर चाहे सी वेक्टर, तो दैट कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर। ठीक है। अब इसी का जो 3D भी क्या है कि तीन वेक्टर रहे किसी स्पेस में, कोई स्पेस ले लीजिए, उसमें तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, कोलिनियर नहीं, कोप्लेनर वेक्टर्स है, नॉन कोप्लेनर। नॉन जीरो हमने कोप्लेनर तो नहीं लिखा दिया है, हमने कोप्लेनर तो नहीं लिखा दिया है, हमने क्या लिखा है, नॉन कोप्लेनर ना। हाँ, किसी स्पेस में तीनों नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, सोच कुछ रहे होते हैं, बोल कुछ रहे होते हैं, तो कहीं ऐसा गलत ना लिखा दिया हो, इसलिए पूछ रहे थे आपसे। तो उसी स्पेस में कोई चौथा वेक्टर मानना है तो दैट कैन बी टेकन लाइक दिस। ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर जब सवाल आएगा तो ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो जरा सवाल देखिएगा सीरियसली। ये सवाल देखिए, ये आपका रुड़की में आया, जो रुड़की पहले अलग हुआ करता था, बहुत पहले। पढ़िए सवाल, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। एन आर केसी आप सर्किल सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर ओ, तो क्वार्टर आप सर्किल लेना है। क्या कहना चाहता है देखिएगा। ये आपका ओ, द पॉइंट बी डिवाइड्स द आर्क ए सी। ए मान लें, ये सी मान लें, इन द रेशियो 1:2। ओ बी गिवन है और ओ ए गिवन है। ये कितना है ए, ये कितना है बी, और आपसे ओ सी पूछ रहा है, तो अब ओ सी मान लेते हैं सी। तो बेटा देखिए, ये सर्कुलर फिगर है, सर्कुलर फिगर एक प्लेन में होता है। तो ये दो वेक्टर हमें किसी प्लेन में दिए हैं, ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए बेटा। ये बहुत ज़्यादा 99% चांस है रिपीट होगा, तो क्वेश्चन फंस जाएगा। आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से। ये आपका है, अगर आप रेशियो की बात करें तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री को 1:2 रेशियो, तो ये कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, और ये 60। आर्क को डिवाइड करने का मतलब उसके एंगल को डिवाइड करना। अगर किसी आर्क को डिवाइड किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक रेशियो में, तो इसका मतलब उसके एंगल को डिवाइड किया। तो इस प्लेन में दो वेक्टर मालूम है कि नहीं, बताइए कौन कौन मालूम, ए ओ बी, और कह रहा है कि ओ सी को लिखिए ए ओ बी के टर्म में। तो हमारे पास तो 2 रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 2 डायमेंशन। ओ सी यानी सी वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर। अब हमारा मोटो क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू बताना है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात और नोटिस करिए, ए का मॉड जितना होगा उतना ही बी का मॉड होगा। मॉड बराबर है क्योंकि रेडियस का काम करेगा ना, सर्किल का रेडियस। डायरेक्शन सबका अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, तो रेडियस का काम करेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन को ए से डॉट लेंगे। पहले क्या करेंगे, ए से डॉट लेंगे, तो क्या आएगा देखो, सी डॉट ए, ये क्या हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वाई बी डॉट ए। अब देखिए सी और ए परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी और ए परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अब आइए, ए का मैग्नीट्यूड की रेडियस हो जाएगा ना, तो रेडियस स्क्वायर एक्स प्लस वाई मॉड बी मॉड ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है भाई साहब, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। सॉल्व करिए इसको, तो 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये भी आर स्क्वायर इंटू 1/2, ये भी तो रेडियस का काम करेगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर कट जाएगा, आपका क्या है 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0।
कुछ गलत हो गया क्या? ए से डॉट लिए है ना, ठीक तो है? हाँ कॉस होगा, समझ गए, साइन नहीं होगा, सॉरी होगी। ये आपका बेटा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में कॉस आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3/2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो जरा इसको मिटा दे। टू एक्स प्लस √3y बराबर 0, ये आ गया। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया जेईई मेन में, ये इस क्वेश्चन, तो एक रिलेशन तो आपको मिल गया। अब आप ऑप्शन में देख लो कि एक्स वाई कौन सा रख के सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको निकालना ही पड़ जाए तो आगे देखिए। अभी किससे डॉट लिए थे आप, अभी बी से डॉट ले लीजिए। तो जब बी से डॉट लेंगे तो क्या होगा बताइए, सी डॉट बी एक्स ए डॉट बी प्लस वाई बी डॉट बी, ये क्या होगा, सी डॉट बी मॉड सी मॉड बी कॉस 60 डिग्री, एक्स मॉड ए मॉड बी कॉस 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, वाई आर स्क्वायर, बोलो मॉड बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है, हाफ, एक्स इंटू आर स्क्वायर कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस वाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 इज इक्वल टू √3x प्लस 2y। बताइए भाई, एक्स वाई में कौन सा रिलेशन आ गया, दूसरा रिलेशन आ गया, है ना। तो बस सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो आप यहाँ पे रख देंगे, देखिए इस रिलेशन में एक्स की वैल्यू डाल देंगे और वाई की वैल्यू डाल देंगे, बस आपका वो सी वेक्टर किसके टर्म में आ जाएगा, ए ऑफ बी। बात क्लियर हो गई। सवाल थोड़े कठिन है, लेकिन कठिन पेपर बनेगा तो फंसोगे नहीं। सर फरमाइए। सर जो आपने ब्लू पेन से लिखा है वो सर समझ नहीं आया, ब्लू इंक से लिखा। मैंने 2 कलर के ब्लू से लिखा है, डार्क ब्लू किस, फिर से समझा दें। समझ नहीं आया। हाँ जो लाइट ब्लू से लिखा है वो साफ साफ समझ नहीं आया। अच्छा, दिख नहीं रहा है। हाँ तो आप कोशिश करेंगे, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, है ना। जी सर। PDF आएगी तो हाँ, दिख नहीं रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है बेटा, सही कह रहे। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे इसको। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग तुरंत टोक देते हैं, ताकि आगे गलती हम नहीं करेंगे। आगे देखिए, रुक जाए। हाँ सर, वो सवाल में सर जब भी फिजिक्स में करते हैं कंपोनेंट के व्यक्ति कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें से कंपोनेंट निकालना है अंदर गिरेगा तो समझ नहीं पा रहे क्या कह रहे हैं आप। A cos 30 प्लस C cos 60 B के इक्वल होगा, है ना। नहीं एंगल हमने गलत लिख दिया है, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा। कंफ्यूजन हो रही है, समझ गए। चलिए, भगवान आपको लंबी आयु दे, समझते रहें और जिंदगी को आगे बढ़ाते रहें। आगे देखिए, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा कठिन और होगा, अभी परेशान मत होइएगा, समझ में सब आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पहले एक फार्मूला हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ये IIT में आ चुका है। A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये ABC का होल स्क्वायर। पता है ना सबको बेटा, ये रिजल्ट आप याद किए होंगे, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये इसके बराबर होता है। तो अब देखिए, इफ A B C आर नॉन कोप्लेनर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ABC नॉन जीरो, यही तो।
भाई अगर ABC नॉन कोप्लेनर है तो इसका क्या मतलब है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। तो जब ये जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक ABC के बराबर है स्क्वायर का। तो अगर ये जीरो नहीं तो ये कैसे, इसका मतलब ये है A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A will also be coplanar। समझ में आई बात बेटा? तो एक थ्योरम है कि इफ ABC आर कोप्लेनर वेक्टर्स देन विल बी नॉन कोप्लेनर। जी, तो एक थ्योरम है कि इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A विल आल्सो बी नॉन कोप्लेनर। ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। अब इसका इस्तेमाल होगा, बहुत खतरनाक इस्तेमाल है, अभी देखिएगा आगे। देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। लेट ABC बी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट दिस, एक क्राइटेरिया दिया गया है, कह रहा फाइंड ए वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A। अब ये सॉल्यूशन है सर, ये सॉल्यूशन तो दिया नहीं देगा एग्जाम में। देखिए, कह रहा है ABC जो है नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तीनों नॉन कोप्लेनर है, और R डॉट A भी 1 है, R डॉट B भी 1 है, R डॉट C भी 1 है। कह रहा है कि एक वेक्टर R निकालिए किसके टर्म में, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A के टर्म। अब सुनिएगा, ABC कैसे है नॉन कोप्लेनर, तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A कैसा होगा, नॉन कोप्लेनर। तो अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हमें मालूम है तो कोई चौथा वेक्टर लिखना है उनके टर्म में तो हम लिख सकते हैं। देखिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कहां से आया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ थ्री डायमेंशन। समझ में आया? अब यहां पे देखिए, सिंस A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस आल्सो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, H ABC भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो हमको स्पेस में तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर पता है, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, तो कोई चौथा वेक्टर हम उनके टर्म में लिख सकते हैं। इसे लिख लिया। अब देखिए, अब ये डेटा दिया गया R डॉट A 1 है, R डॉट A की वैल्यू 1 है। अब हमारा मोटो क्या है, X Y Z की वैल्यू को निकालना। अब R डॉट A 1 है तो अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को डॉट लेंगे A से, बोथ साइड। तो A से डॉट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, R डॉट, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, A B A क्रॉस B डॉट A, B क्रॉस C डॉट A, C क्रॉस A डॉट A। समझ गए? अब आपका ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, यही बचेगा आपका। और ये क्या बचेगा, देखिए 1 इज इक्वल टू वाई बी क्रॉस सी डॉट ए। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आ गया बच्चों? सिमिलरली r डॉट b 1 है तो b से डॉट लोगे और फिर c से डॉट लोगे तो x की वैल्यू यह आ जाएगी और z की वैल्यू यह आ जाएगी। तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है कि अलग आ रही है, तो सबकी वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये आपका आंसर आ गया। नहीं समझ पाए, समझ गए ना? या एग्जाम में और बदमाशी करना होगा तो ये दे देगा कि ए बी सी, देखिएगा ध्यान से, ए बी सी की वैल्यू है 1/3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो 1/3 यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/3 डालोगे तो ऊपर 3 चला जाएगा, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। बोलो, ये आ गया? तो एग्जाम में पूछेगा R इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपसे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन भी तो आते हैं, तो ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन में आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए, उसी से मिलता जुलता सवाल करिए, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ABC 3 unit vector such that A cross B is equal to C vector T satisfies this relation. Find the vector T in terms of A, B and C. देखिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? हाँ, जी जी सर, अभी हम क्लास में हैं, है ना? 9 बजे बात करिए सर, 9 बजे। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, आया नहीं, कोई बात नहीं। आवाज़ आ रही ना माइक की? नहीं आ रही? नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है ना? ठीक है, थोड़ा चल जाएगा। अरे बीच में फ़ोन आया था किसी का, तो देख रहे थे कोई गार्जियन आजकल एडमिशन के लिए बड़ी परेशान रहते हैं ना सर। आइए देखिए, ये अब सवाल समझ गए? ABC 3 यूनिट वेक्टर सच दैट दिस A क्रॉस B इज इक्वल टू C है। तो इधर देखिए, इसका मतलब इधर देखिएगा हमारी तरफ, ये मान लीजिए A है, ये B है, तो A क्रॉस B क्या होगा इसमें? तो क्या तीनों एक प्लेन में है? तो तीनों नॉन कोप्लेनर है, यानी ABC कैसे है? क्योंकि जो तीसरा वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा, ये देखिए, ये A है, ये B है, तो A क्रॉस B ऐसे आएगा, और A क्रॉस B ये C है, A B और C, ये वाली चीज़ बता रही। आप लोग भी देख लीजिए भैया कैमरे के सामने, ये A है, ये B है, ये C है, A क्रॉस B इज इक्वल टू C। तो इसका मतलब है कि ABC क्या है? नॉन कोप्लेनर, है ना? अब वही फंडामेंटल थ्योरम आप 3 डायमेंशन लगाएंगे। आइए देखिए, और कंडीशन क्या दिया है कि T सेटिस्फाई दीज 3 रिलेशंस। T को निकालना है AB की C के टर्म में। देखिए, वी हैव A क्रॉस B, C इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। इसका मतलब है ABC नॉन कोप्लेनर है। समझ में आ गई बात बच्चों? और आपसे कह रहा है T की वैल्यू ABC के टर्म में बताइए, यही तो कहा है। अब देखिए, A क्रॉस B C है, अब इसके ये रिलेशन दिया है कि नहीं? हमें दिया है ना। इसके दोनों तरफ आप C से डॉट ले लीजिए। जब C से डॉट लेंगे तो ABC हो जाए। C यूनिट, ABC यूनिट वेक्टर भी दिया था क्या? एंड C भी, ABC तीनों यूनिट वेक्टर भी है। तो जब यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है? 1। अब आगे देखिए, सिंस एनी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी रिटन लीनियर कॉम्बिनेशन। आप देखिए, आप T को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? अरे X Y Z की जगह क्या लिख दिया है? LMN। बात तो वही है। अब कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक बार A क्रॉस B से, एक बार B क्रॉस C से, एक बार C क्रॉस A से। तो चलिए जरा आप लीजिए A क्रॉस B से, तो क्या हो जाएगा? कुछ 0 हो जाएगा। देखिए, समझ गए? तो ये आपकी इसकी वैल्यू ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब देखिए, TAB की वैल्यू दी गई है। देखो रिलेशन में TBC भी दिया है, TCA भी दिया है। सबकी वैल्यू डालो, डाल दोगे? और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC की वैल्यू भी हमें मालूम है। बोलो, तो जब मालूम है तो सबकी वैल्यू आ गई कि नहीं? L आ गया, M आ गया, N आ गया। अब इसमें रखोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बताइए? समझ गए? तो अब इससे कठिन सवाल नहीं बन सकता। काफ़ी अच्छे सवाल हैं इसमें। आगे देखिए, अब ये हमारा बनाया गया सवाल है, लेकिन कई किताबों में भी छप चुका है। देखिए जरा 1 मिनट में। ठीक सवाल है, बचकाना सवाल है, लेकिन 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। पहले हमारे आर्टिकल निकलते थे, एक मैगजीन आती है मैथमेटिक्स टुडे, सुना होगा नाम, मैथमेटिक्स टुडे करके आती है। आप लोग नहीं जानते, हर जगह मिलता है। तो वहीं पे ये निकला हुआ था। अब सभी लोग भी नकल मार लेते हैं सब लोग। देखिए क्या बोला है कि PQ are 2 points on the curve this and P is also on the circle this. Q lies inside the given circle such that FC size an integer, find the value of maximum OP dot 2Q। एकदम घटिया सवाल है, मतलब आसान सवाल है। सबसे पहला काम होना चाहिए, देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करिए बस। ये एक कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे ये y की कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो जरा इस पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। चाहिए हम आपका साथ दे देते हैं, थोड़ा हम भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे जीवन में भी कॉन्फिडेंस आ जाए। y इज इक्वल टू log बेस हाफ x माइनस 1/2 है, प्लस log बेस 2 है
और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मॉड हो जाएगा ना, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना बेटा, तो मॉड हो जाएगा। अब x की वैल्यू हाफ से बड़ी होनी चाहिए, गौर से देखिए क्यों, नहीं तो लॉग के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, बोलो। और जब x की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी तो ये कैसा नंबर हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव, बोलो भैया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस हाफ x माइनस हाफ प्लस लॉग बेस 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, मॉड हटा देते हैं, x माइनस हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। अब लॉग का नियम लगाइए, यहाँ पे बेस चेंज कर लेते हैं, तो log बेस 2 बाई log बेस 2, ये x माइनस हाफ और ये 1/2, और ये log बेस 2 प्लस log बेस 2 x माइनस हाफ। अब आप देखिएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप कैंसिल तो कर रहे हैं लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा, मीनिंगफुल कब होगी चीज़ें, जब x की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी। देखिए क्यों कैंसिल होगा पता है ना, log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, log 1 0 हो जाएगा, बेस 2 बेस पे 2 का log कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस है, कैंसिल, 2 बेस पे 2 का log कितना होगा 1। तो हमारा आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 1 फॉर x ग्रेटर देन हाफ, ये हमारा आंसर आया। तो इसका जो सिंप्लीफाइड कंडीशन है वो ये। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। कह रहा P और Q दो कर्व है जो इस पे लाई कर रहा है और Q इस सर्किल पे लाई कर रहा है, तो मैं यही बना देता हूं। y इज इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन हाफ, ये आपका है y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे चलिए ये हम ले लेते हैं 1/2, और एक सर्किल खींचिए जिसका रेडियस कितना है बताइए, √10, √10 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इस सर्किल का इससे कटिंग पॉइंट निकालिए, तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1, और जब y1 डालोगे यहाँ पे तो x कितना आएगा ±3, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है ये प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 3 आ जाएगा। अब अंग्रेजी में क्या बोला, Q लाइज PQ आर ऑन द दिस, P इज आल्सो ऑन द सर्किल, तो ये P हो गया, यानी P की लोकेशन फिक्स हो गई। P की लोकेशन क्या हो गई 3, 1। अब आगे देखिए, Q लाइज इनसाइड द गिवन सर्किल सच दैट इट सब्सिसाइज एन इंटीजर, तो Q यहां लाई करेगा, देखिए Q कहीं यहां लाई करेगा, यहां से यहां तक। अब क्राइटेरिया क्या दिया है कि उसका एब्सिसा इंटीजर हो, तो यहां से यहां तक क्या है, एब्सिसा क्या है, x किसके बीच में है बताइए, हाफ और 3 के बीच में कौन कौन से x है बताइए, फरमाइए, 1 और 2। तो अब आपका जो x आएगा 1 होगा और 2 होगा। देखिए x1 होगा, यहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट तो 1 है और यहाँ कहीं 2 है मान लीजिए, तो ये आपका हो गया 2, 1। तो Q की दो पॉसिबल पोजीशन है, Q क्या है 1, 1 है और 2, 1 है, और P क्या है, P क्या है भाइयों 3, 1। ये समझ में आया। तो देखिए OP क्या है 3i कैप प्लस j कैप, और OQ क्या है फरमाइए, i कैप प्लस j कैप और 2i कैप प्लस j कैप, समझ गए। अब OP डॉट OQ की कितनी पॉसिबल वैल्यू आएगी, 2, मतलब एक वैल्यू आएगी फिर दूसरी वैल्यू आएगी। इसको जब आप इसको लेके डाट लोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, और जब इसको लेके डाट लोगे तो दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो कह रहा है उसमें से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू जो भी है, समझ गए ना बेटा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं है, थोड़ा कर्व मिक्स कर दिया गया था इसमें। भैया ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? हाँ, तभी आप लोगों की गिनती घटती जा रही है, पहले 25 था, इस समय 19 है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए ये देख लीजिए,
पहले मैं थोड़ी सी बात इसमें बता देना चाहता हूं, पेन रखिएगा सभी बच्चे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन द वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए एक कोई इलिप्स है, डायग्राम पे मत जाइएगा कि ये तो आलू की तरीके से बना दिया, इलिप्स कहाँ से, ठीक है। तो इसका कुछ फोकस होता है F1 F2, सुने हैं ना बेटा, और इस पे कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं P। तो इसके फोकस का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A है, यहाँ का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए B है, और इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए कहे तो जो वेरिएबल पॉइंट है वहाँ का पोजीशन वेक्टर क्या मान लेंगे, R मान लिया। और अंग्रेजी में आप जानते हैं कि P(F1) + P(F2) कितना होता है इलिप्स के लिए, 2a, दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो P(F1) क्या होगा बताइए, P(F1) R - A mod प्लस R - B mod इज इक्वल टू 2a। और कुछ क्राइटेरिया दिया रहेगा, कुछ निकल जाएगा, a की वैल्यू भी निकल जाएगी, है ना। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है। अब ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हो जाएगा, जो वेरिएबल पॉइंट है z, ये z1 प्लस मॉड z - z2 इज इक्वल टू 2a। z1 z2 क्या है, फोकस के कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z क्या है, इलिप्स के सर्कमफ्रेंस पे किसी वेरिएबल पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर हो गया ना ये चीज़। तो घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है। इलिप्स का इक्वेशन तो हम कोऑर्डिनेट में नहीं पढ़े हैं, आप कॉम्प्लेक्स में कैसे बता सकते हैं, है ना। तो होता है ऐसा, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए ध्यान से पढ़िए, सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द फोकाई, कुछ लोग फोकाई बोलते हैं, कुछ लोग फोसी बोलते हैं, कुछ बोलिए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। Of an ellipse B minus B, the length of major axis is 12. Prove that the equation, तो prove that तो सवाल में आएगा नहीं, prove that आएगा क्या सवाल में, नहीं आएगा। तो उसमें कुछ बदमाशी करेगा, किसी कुछ यहाँ पे कर दिया, लैम्डा कर दिया, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। समझ गए कि इलिप्स का इक्वेशन ऐसा है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो इसलिए करना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप के सवाल भी पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर भी मामला आ सकता है। तो बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। देखिए, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, R - B mod R + B, थोड़ा अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, 12 दिया गया है। समझ में आया, एक जगह का फोकस B है, एक जगह का फोकस -B है, पोजीशन वेक्टर है। अब इक्वेशन इस फॉर्म में लाना है, तो देखिए एक काम करते हैं, R - B इधर रहने दीजिए, 12 - R + B इधर ले आइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों, mod ऑफ R²। अभी शिकायत आई थी, हल्का नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आएगा। mod ऑफ R² प्लस mod ऑफ B² -2 B.R या R.B, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे तो A² प्लस B² है ना, -2 है, 4L R + B आ जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आइए 4L² इसको ओपन करिए, mod R² प्लस mod B² प्लस 2 B.R -4L R + B, ये गया। फरमाइए, अब इसमें कहीं mod नहीं आ रहा, mod A + B, तो mod A + B एक साइड में रखेंगे। क्या क्या होगा, इधर ले आइए, 4L, सॉरी हो जा रही है बीच बीच में,
एल स्क्वायर और 4 इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, 4 बी डॉट आर या आर डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। और 4 4 कट गया, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आर डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट आर लिखो, एक ही बात है, अगेन स्क्वायरिंग बस आ गया, इसके बाद आपका काम खत्म। अब ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ये क्या है, मॉड ऑफ आर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट आर, यहाँ से एल रेज टू पावर 4 प्लस आर डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 एल स्क्वायर आर डॉट बी। अब आप देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना बेटा? तो 2 बार आपको होल स्क्वायर करना पड़ा है, कोई खास बात नहीं है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस टाइप का सवाल। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, ये भी मेरा ही बनाया गया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िए। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है, वो खोपड़ी लगेगी। हमने आपसे बताया था ना, हमारे पास बहुत खतरनाक कलेक्शन है। अब जैसे कल आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो मुझे लगा थोड़ा सा अच्छा सवाल होना चाहिए। आप जैसा देश वैसा बेस, है ना ये चीज़। इसीलिए जेईई एडवांस का पेपर मैंने बनाया है मैथमेटिक्स का, बहुत जो एडवांस का पेपर होगा आप लोगों का आगे चल के, अभी वो हमने नहीं बनाया है सारे पेपर, तो कठिन सवाल होंगे उसमें, इतने आसान सवाल नहीं होंगे, जैसे एडवांस में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो आप इसको देखिए बेटा, ट्राई करो, बिल्कुल आसान सवाल है। हम आपको इसका ट्रिक बता रहे हैं, देखिए आप यही नहीं, ऐसे कोई भी सवाल आएगा तो आप डरिए नहीं। कह रहा है आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन सच दैट दिस एंड P1 इक्वल टू मैक्स दिस। यार सब खोपड़ी खराब कर रहे हो, पता नहीं क्या कैसे लगेगा, कोई बात नहीं। जब भी आपको कुछ ना समझ में आए ना, अब इस प्रॉब्लम को हम कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे तो आप खटाक से समझ जाएंगे। इसकी शक्ल कैसी है, वेक्टर की। अब इसको 1 मिनट में हम कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। किस प्लेन की बात किया है बताओ? XY प्लेन, तो 2 ही है। तो जब भी आपको लगे कि कोई भी सवाल वेक्टर फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में है, थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर। आर की वैल्यू क्या डालोगे, XI कैप प्लस YJ। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो Z की वैल्यू क्या डालोगे, X प्लस IY। तो वो सवाल तुरंत कहाँ पहुंच जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंच जाएगा, है ना। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे आर रखिए तो क्या हो जाएगा, X, सॉरी हो जा रही है बीच बीच में, कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा, XI कैप प्लस YJ कैप डॉट 10I कैप माइनस 8J कैप माइनस आर, यहाँ पर भी तो है। ये भैया सॉरी कितनी बार हो गए तुम यार। चलो ये क्या होगा फिर, XI कैप माइनस YJ कैप बराबर 40। ठीक, डॉट लो तो ये क्या होएगा 10x, इसका डॉट इससे 0, इसका डॉट इससे क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी 0, इसका इससे 0, इसका इससे 8y, इसका इससे 0, इसका माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। ये सर्किल है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8y, और उधर ले गए ना प्लस 40 इक्वल टू 0। बताइए क्या ये सर्किल है कि नहीं? दिखाई पड़ रहा है? मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करूँगा तो टोक देना यार, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। देखो इसको उधर ले गए, सब सही है ना। तो ये सर्किल है, तो जो x कामा y जो जनरल पॉइंट है वो सर्किल के सर्कम्फरेंस पे चल रहा है, बाउंड्री पे। तो यहाँ पे कहा कि ये सर्किल है। ठीक, अब ये देखो क्या है, इसको देखो जरा, r प्लस 2i माइनस 3j मॉड का स्क्वायर, इसका क्या सेंस है? r की वैल्यू डालो, x प्लस 2i कैप प्लस y माइनस 3j कैप मॉड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बाबूजी, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर।
ऐसे P2 भी है, मैच है ना, मैच सेम है ना। अब सवाल को मैं ले चलता हूं अगले पेज पे। सर्किल क्या आया था यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y और प्लस 40 इज इक्वल टू 0 आया था। बोलो, देख लो भैया। सही है बाब? हाँ समझ गए गलती। हाँ 10 और 8 इंटरचेंज करना पड़ेगा। सही है। और P1 P2 क्या है बाबूजी? वो वाला मैक्स नहीं से इसका ग्राफ पढ़ा है कि नहीं आपने? एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स एक्स कामा एक्स क्यूब, पढ़े हो ना इसका ग्राफ? बोलो भाई, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होता है, कहाँ सब पता है ना। वो चीज़ नहीं है ये चीज़ ध्यान में रखिए, वो चीज़ नहीं है ये। तो वहाँ पे यहाँ पे देखो कॉमा लगा है, अंदर कॉमा लगा है और 2 के बजाय 3 भी हो सकते हैं। यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ बीच में क्या है, प्लस है। तो उससे ना रिलेट करिएगा इसको, ये तो हमारे सामने पढ़ाया है, ये अलग चीज़ है। आगे आइए, P2 क्या है? मिनिमम ऑफ, मिनिमम था मिनिमम ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपका। अब मैं साधारण भाषा में सवाल समझा रहा हूं। एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर क्या होगा बेटा, बताओ जरा, हमको बता दो यार। सेंटर कितना आएगा बेटा? 5 कामा माइनस 4 और रेडियस कितना है यार, कर लो 20 1, हमको नहीं मालूम, देख करके देख लो, 1-2 लोग वेरीफाई कर दो। तो सेंटर ये है, रेडियस कितना है? अरे यार जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही तो होता है। 25 16 41 में है, 40 गया 1 है ना रेडियस। कहाँ चौक रहे हो भैया, हमको नहीं याद है, 4-6 साल बाद लगा रहे कुछ। ये आपको क्लियर हो गया? अब देखिए, अब सवाल मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक सर्किल है, जिसका सेंटर है 5 कामा माइनस 4, 5 कामा माइनस 4 यहाँ कहीं सेंटर। इसका रेडियस कितना है? 1। ठीक है, सेंटर दिया, रेडियस 1। तो जो x कामा y पॉइंट है ना, x कामा, पहले फंडा समझिए, x कामा y पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है कि नहीं? वो कहाँ लाई करेगा? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। बोलो भाइयों, अब कह रहा है इसका क्या मतलब है? x कामा y पॉइंट, चलिए हम मान लेते हैं x कामा y यहाँ लाई कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग। इसका क्या मतलब है? x कामा y और -2 कामा 3 के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, बताइए, दूरी क्या आएगी? ये दूरी निकालो। रूट आएगा, d स्क्वायर है ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? ए मेरे बाप, ये d रूट आएगा, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ना। तो -2 कामा 3 कहाँ पड़ेगा? तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? ये होगी। इधर देखिए, नजर इनायत करिए बोर्ड पे, ये दूरी है।
और दूरी का स्क्वायर है, तो दूरी का स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा? जब दूरी मैक्सिमम होगी, बोलो। और दूरी का स्क्वायर मिनिमम कब होगा? जब दूरी मिनिमम होगी। अब सवाल ये है, सुनिएगा, अब बच्चों वाला सवाल आ रहा है। एक पॉइंट फिक्स है -2, 3, सर्किल भी फिक्स है, तो इस पॉइंट की सर्किल से मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है और मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। भाई ऐसे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं ना, क्योंकि एक्स वाई की लोकेशन कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। तो चूंकि आपको दूरी को मिनिमम करना है और दूरी को मैक्सिमम करना है, तो आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं, एक पॉइंट से सर्किल की दूरी मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करते थे? हैं? ना, वो तो आप ठीक है, हम कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब अब दे ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट से और एक सर्किल की दूरी निकालना है, तो मैक्सिमम मिनिमम दूरी निकालने के लिए उसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे आप। हमेशा कभी भी एक पॉइंट और सर्किल, क्योंकि नॉर्मल हो जाएगी, उसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, इसको अगर हम मान लें ए और ये बी और ये आपका है सी, तो ए बी दूरी मिनिमम डिस्टेंस होगी और ए सी दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? बाबूजी 5, -4। ये दूरी हमें पता है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं डिस्टेंस फार्मूला से? क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, यहाँ का मालूम, निकालिए जरा। 5 में से 2 गया 7, 7 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर 7√2। तो मिनिमम दूरी क्या हो जाएगी? ये रेडियस कितना है? 1, और मैक्सिमम दूरी एक बढ़ जाएगी। बताओ भैया। तो देखो P1 क्या होगा? P1 के लिए मैक्सिमम लेंगे कि मिनिमम? मैक्सिमम लेंगे कि मिनिमम? P1 दूरी है कि दूरी का स्क्वायर है? दूरी का स्क्वायर है, तो मैक्सिमम दूरी कितना होगा? 7√2 + 1 का होल स्क्वायर। फरमाइए। और P2 क्या है? वो भी दूरी का स्क्वायर है, लेकिन मिनिमम दूरी का स्क्वायर है। भाइयों बताइए, काम खत्म हो गया। आपसे पूछा क्या है? P1 प्लस, कॉपी कर लीजिए। तो अब इस टाइप के सवाल जेईई एडवांस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी इसका एप्लीकेशन तो समझ लीजिए ना, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जा सकता है। भैया ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना बेटा? ये आप जानते हैं किसी पॉइंट का किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। ये एक्चुअली आ गया तो बताना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन करिए जरा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपके गुरु लोगों ने सिखाया होगा। रिफ्लेक्शन कहिए चाहे मिरर इमेज कहिए, एक ही बात है। ये आपका लाइन है, ये लाइन है एल लाइन, और एक पॉइंट है 1,0,0। तो इसमें 3 सवाल एक ही साथ निकलेंगे। देखिए पेन रखिएगा, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 चीजें एक साथ निकलेंगी। एक सवाल ये पूछ सकता है कि फूट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट, इसको हम P मान लेते हैं, ऐसा कुछ माना गया है, देख लीजिए A माना है, कोई बात नहीं है ना। तो एक सवाल पूछ सकता है कि परपेंडिकुलर, फूट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। 3D में है, 2D में नहीं है, 3D में। और दूसरा सवाल पूछ सकता है कि
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू लेंथ क्या होगा। तीसरा सवाल पूछ सकता है कि इसका मिरर इमेज बताइए, इसके नीचे जाएगा मिरर इमेज। तो पहले देखिए हम बेसिक से क्या करते हैं। यहां का कोऑर्डिनेट माना जा सकता है, अगर इसको हम लैम्डा मान लें या टी मान लें, लैम्डा मान लें, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 8 लैम्डा माइनस 10। ये क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया, समझ गए। अब आइए इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, यही तो होता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज यही होता है कि कोई क्राइटेरिया है इस पे, एग्जाम में एक्सीडेंट ना करे, कोई कंडीशन होता है कि यही होता है, हमेशा कंडीशन होता है, नहीं लैम्डा भी नहीं, वो कंडीशन नहीं। ध्यान से सुनिएगा नहीं तो जबरदस्त एक्सीडेंट होगा। एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1। कभी कभी ऐसे करता है कि y का कोफिशिएंट नेगेटिव दे दिया, कभी कभी ऐसे होगा कि z का कोफिशिएंट 2 दे दिया, तो उसको डिवाइड करके ऊपर नीचे 1 करेंगे। जब लाइन के इक्वेशन में x y z का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तभी जो डिनोमिनेटर में आएगा वो डायरेक्शन रेशियोज होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है लाइन का, 2 कामा माइनस 3 कामा 8। अब चूंकि बेटा हम पढ़ाए नहीं है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन यूज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, थोड़ा तो पढ़े ही होगे सर से। अब आगे आइए, पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज आप पी क्यू, तो घटा देंगे, इसमें से ये घटाएं चाहे इसमें से ये घटाएं, पता है ना ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 8 लैम्डा माइनस 10। देखो यहाँ लिख नहीं जा रहा है, देख लेना आप लोग, है ना, ये आ गया। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बोलो। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 0 होता है, पता है ना ये चीज। दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है या डायरेक्शन कोसाइन पता है तो समझ गए। ये क्या होगा, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 8 इंटू 8 लैम्डा माइनस 10। शायद ये माइनस 10 था, देखना ध्यान से, बार बार मिट जा रहा है वो, बराबर 0। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू। तो जिस दिन लैम्डा की वैल्यू आएगी उस दिन यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, बोलो भाइयों। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब आ गया और यहाँ P का कोऑर्डिनेट मालूम है तो डिस्टेंस फार्मूले से हम ये पी क्यू दूरी निकाल सकते हैं। कोई फार्मूला हम नहीं बता के रटा रहे हैं आपको, फार्मूला रट लीजिए ऐसा नहीं बता रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। अब पहले हमको लैम्डा बताओ कितना आ रहा है, तब हम आगे चले। सॉल्व करो इसको भाई, ऑनलाइन वालों आप लोग भी सॉल्व करिए। लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या आ रही है, 1 सबका, ठीक है। चलिए सभी लोगों का 1 आ रहा है तो सही होगा, है ना। अब आगे देखिए, तो यहाँ 1 आ रहा है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3, और 1 आएगा तो ये -4, और ये कितना हो जाएगा, -2। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूं, ये लाइन है हमारा, ये P है 1, 0, 0, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका Q है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कितना पाएगा बेटा, 3, -4, -2। और जो मिरर इमेज होता है ना, देखिए उस कॉमन सेंस की चीज़ है, मिरर इमेज होता है, ये आगे बढ़ाइए इसको, ये आपका आ गया P डैश, यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x0, y0, z0। अब आप क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। बताइए बच्चों, सभी बच्चों को मालूम है मिड पॉइंट फार्मूला कि नहीं, तो उसका उपयोग करके आप ऐसे बता सकते हैं, x0, y0 और z0 आ जाए। तो ये बेसिक तरीका है, किसी भी लाइन, कोई भी लाइन दी रहेगी और एक पॉइंट दिया रहेगा और उसमें ये पूछ देगा फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन।
ये सवाल करिए, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये सवाल मैं करवाया हूँ क्लास में, और देखते हैं आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। चलिए, आज करा चुका हूँ आज ही के लेक्चर में, अब देखिए आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। करिए। और अभी जानते हैं शर्मिंदा हो जाएंगे जब सलूशन देंगे हम, अरे यार कराए थे यार। चलिए हम बता देते हैं आपको, आइए आज ही के क्लास में कराएं। भैया ऑनलाइन वालों, आज के क्लास में कराएं कि नहीं, बता दीजिए आप लोग सबको। कराए हैं ना? आइए देखिए, इधर देखिए, P वेक्टर मानेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और Q वेक्टर मानेंगे, अब याद आ गया होगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना 10 वाला, वही तो है भाई 10 वाला क्वेश्चन, 10 पहला वाला 10 थीटा वाला क्वेश्चन जो था। कुछ गलत दिया है क्या? P डॉट Q क्या होगा बताइए? 3x 2y प्लस z, और इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगा? मॉड P मॉड Q cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 दी गई है अंग्रेजी में। P का मॉड क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। Q का मॉड क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? cos थीटा, और ये 7, ये कितना आएगा? 9 4 14 रूट 14 स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा हम जड़ मान लिए क्या? ये क्वेश्चन गलत है। हाँ नहीं लाई कर रहा है, इसको लाई कर रहा है ना, तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3a प्लस 2b प्लस c बराबर 7। हम गलती कर दिए हैं, यहाँ देखिए, इसको सुधार देते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, गलती नहीं है, वेरिएबल बदल देते हैं। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताइए? 1। यही तो पूछा है कि इसकी लिस्ट वैल्यू बताइए। अब उसी सवाल को देखिए, किसकी शक्ल दे दिया है? प्लेन की शक्ल दे दिया है। सवाल वही है, उसको कहीं भी मिक्स किया जा सकता है। आगे देखिए, खत्म हो गया है ना। अब बाकी अगले टर्न पे देखते हैं आप लोग। चलिए एंजॉय करिए क्वेश्चन को।